हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की ये हमारे से अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही थी, जिसमें कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हमने समझा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम समझ चुके हैं। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम समझेंगे जर्नल को। जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है और कैश बुक क्या होती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एग्जाम डेट भी आप लोग की आ चुकी हैं। एग्जैक्टली किस डेट में कौन सा एग्जाम है ये नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपको दिसंबर में एग्जाम होंगे, ये कंफर्म है। तो उसी को ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी करनी है। साथ में किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रैक्टिस सेट लीजिए, ये सारी ही चीज़ें उस वीडियो में मैंने डिस्कस करी है, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए। तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है वो भी वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, और कैसे कंप्लीट आपको तैयारी करनी, किस तरह से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर कि अब ये देखने के लिए कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या है और कैश बुक क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न बहुत सी रहती है आप लोग को। वैसे मैं इस चीज़ को क्लियर आप लोग को पहले ही कर चुकी हूँ। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कि जो स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग का जो होता है, या फिर ये एक तरह का पैटर्न भी समझ लीजिए चल रहा है। ये एक स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अकाउंटिंग का या बुक कीपिंग का काम किया जाता है, सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बुक कीपिंग आती है, उसके बाद आपकी अकाउंटिंग आती है, ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। बुक कीपिंग में सबसे पहले क्या होगा, जो ट्रांज़ैक्शन किए जाते हैं, लेन-देन होते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं हैं। जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा, जो आपके रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं उसमें। बहुत ही बेसिक से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, जिससे कि जो बच्चे काफ़ी टाइम से नहीं भी पढ़ रहे थे, उनको भी बहुत अच्छे से अकाउंटेंसी समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर स्मारक पुस्तक यानी कि मेमोरेंडम बुक बनाई जाती है, जिसमें कि रफली जो होते हैं इन सारे लेन-देनों को नोट कर लिया जाता है। उसके बाद फिर बनाया जाता है जर्नल यानी कि रोज़नामचा, जहाँ से आपका मेन चीज़ें जो होती हैं स्टार्ट होती हैं। फिर रोज़नामचा बनाया जाता है, साथ ही उसके कुछ सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। कौन सी बुक्स होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था कि जो कैश बुक होती है वो जर्नल है या लेजर है, तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही आंसर दिया है और बहुत करेक्ट आंसर दिया है कि जो आपकी कैश बुक होती है वो जर्नल और लेजर दोनों ही होती है, दोनों को ही काम करती है। कैसे करती है भी आगे आप देखेंगे, तो कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो कैश बुक होती है, सब्सिडियरी बुक्स में आपकी परचेज़ बुक आएगी, परचेज़ रिटर्न आएगी, सेल्स बुक आएगी, सेल्स रिटर्न है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल बुक है और प्रॉपर जर्नल, मुख्य रोज़नामचा जो होता है वो आता है। तो इतनी बुक्स आपकी मेनली आती हैं जर्नल और जर्नल की सब्सिडियरी बुक्स में। इसके बाद हम बनाते हैं लेजर, उसके बाद बनती है हमारी खाता बही। यहाँ तक का जितना जो प्रोसेस होता है ये वाला, ये आपकी बुक कीपिंग है। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं समझाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, एक-एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो ये हो जाती है हमारी बुक कीपिंग। अब इसके बाद शुरू होता है काम मेन अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में क्या रहता है कि हमने लेजर तक सब कुछ बना लिया, लेजर से हमारा क्या निकल के आया, लेजर से हमारे बैलेंस निकल कर के आते हैं, जो भी अकाउंट्स हम बनाते हैं उनके। अब उन्हीं बैलेंस का यूज़ करके हम क्या बनाएँगे, उन्हीं बैलेंस का यूज़ करके हम बनाते हैं तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। अगर हमारे दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं यानी कि डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, तो क्या मान लिया जाएगा कि हमारे जो अकाउंट्स हमने रखे थे, जो हमने लेजर बनाया था, वो क्या है, अर्थमेटिकली गणितीय रूप से शुद्ध है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 100% सही ही होगा, गणितीय रूप से शुद्ध है ये माना जाता है। क्योंकि अगर आपने जर्नल में इस बुक में एंट्री करने में कोई गलती कर दी है, तो उससे जो है आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो तो मैच कर जाएगा, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाएँगे। कोई चीज़ 500 की थी, आपने 5,000 की दिखा दी या 5,000 की थी 500 की दिखा दी, तो उससे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आप नहीं पता कर सकते हैं ना। उसके लिए तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाएँगे। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम आते हैं फाइनल अकाउंट्स पर। जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं यानी कि जो अंतिम खाते जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन से होंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और टर्निंग अकाउंट, यहाँ पर मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ बनता है और टर्निंग अकाउंट कहाँ बनता है, जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर समझाया था आपको। अगर नहीं देखी है देख लीजिए, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही हूँ, जिससे कि आपको कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनती है। उसके बाद आ जाते हैं फाइनल अकाउंट्स, जो एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम अकाउंट बनता है, ये सारे जो अकाउंट्स बनते हैं।
कहाँ-कहाँ अलग-अलग किस-किस तरह की संस्थाओं में बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट भी हमने पढ़ा था और उसमें इम्पोर्टेंट कौन से अकाउंट कहाँ पर होते हैं, ये सारी ही चीज़ें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की जा चुकी हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर फाइनल अकाउंट जो होते हैं अंतिम खाते, उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये आपका हो जाता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का पार्ट, जो मेनली आपको पढ़ना होता है। और आज हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन के बारे में हम समझ चुके हैं पहले ही, हम स्टार्ट करेंगे आज जर्नल से कि जर्नल क्या होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन आता है कि आखिरी या लास्ट उसका स्टेप क्या होता है, तो ये सारे स्टेप तो होते ही हैं, साथ-साथ लास्ट स्टेप जो होगा वो कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो आखिरी स्टेप होता है वो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये पूरा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वैसे तो पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा ही दूँगी, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं, तो आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में ही सारी आपकी जो आगे की चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जर्नल आप देख रहे हैं, पहले हमने जर्नल बनाया, तो ये ओरिजिनल एंट्री की बुक कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपकी? ओरिजिनल एंट्री की बुक। जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि प्रारंभिक प्रविष्टियों की बुक या प्रधान बही कौन-सी होती है? तो ये जो ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है या प्राइमरी बुक होती है, वो आपकी जर्नल कहलाती है। इस तरह से याद रखिएगा। अंतिम उसकी कौन-सी होती है? तो वो लेजर हो जाती है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब आते हैं मेन अपने कि जर्नल, लेजर और कैश बुक क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्नल क्या होता है। जर्नल क्या रहेगा? तो इतना सब ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन भी करूँगी और आपको ध्यान में भी रखने हैं क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनेंगे। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जर्नल क्या है, तो वहाँ पर आपको कैसे लिखना है, तो इतना लिख देंगे सफिशिएंट होगा आपके लिए। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। सिर्फ जर्नल अगर नहीं पूछा गया, उसके बारे में और भी चीज़ें पूछी गई, तो वो सब भी आपको लिखनी होंगी। जर्नल क्या है? अ जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल द रूटीन ट्रांज़ैक्शंस ऑफ अ बिज़नेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जर्नल क्या होता है? जितने भी व्यावसायिक लेन-देन होते हैं, उन सबको कालानुक्रमिक क्रम में रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन बनता है कि जर्नल में किस तरह से लेखे रखे जाते हैं? आंसर सीधा-सीधा होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपका सीधा एमसीक्यू बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा कि इट इज़ द बुक इन विच द ट्रांज़ैक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। अब ये किस उसको फ़ॉलो करती है, तो आपको किसको फ़ॉलो करेगी? दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को। क्यों? क्योंकि एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब इसका स्पेसिमेन आप लोग देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, तो वहाँ अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाता है दस अ जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। अब क्या है यहाँ पर कि इस प्रकार एक जर्नल मूल अभिलेख की पुस्तक है। ये थर्ड क्वेश्चन आपका बना कि जर्नल जो है वो किस तरह की बुक है, तो ये आपकी ओरिजिनल रिकॉर्ड की बुक होती है। ये सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर आता है इट डज़न्ट रिप्लेस बट प्रीसीड्स द लेजर। ये क्या करती है कि प्रतिस्थापित नहीं होता बल्कि इसी पुस्तक से हम खाता बही में भिन्न खाते बनाते हैं। यानी कि आप इसे हटा नहीं सकते, इसी के बेसिस पर ही आगे की प्रोसेस होगी और आप लेजर को तैयार करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांज़ैक्शन इन अ जर्नल इज़ कॉल्ड एज़ जर्नलाइज़िंग। कि जर्नल बनाने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको आप जर्नलाइज़िंग कहते हैं, रोज़नामा जागरण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो समझ में आपके आ गया कि जर्नल क्या होता है। अब इसका एक बार फॉर्मेट देख लीजिए कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये हो जाता है स्पेसिमेन या फॉर्मेट कहें हम कि जर्नल का प्रारूप जो होता है, प्रोफ़ार्मा जो होता है, वो किस तरह का रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर जर्नल जिस भी कंपनी का होगा, उस कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर डेट आती है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, तो डेट वाइज़ आपको दिखाना होता है, यानी कि पहले फ़ेब है तो फर्स्ट फ़ेब, सेकंड फ़ेब यानी कि आप सबसे पहले लिख देंगे। आपको एक सिंपल से अगर बीच में किसी कोई दिन में कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ, तो वो आपका स्किप हो जाता है। नेक्स्ट उसी ऑर्डर में जो होती है डेट आती है आपकी। तो यहाँ पर ईयर, महीना, मंथ और डेट ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर पार्टिकुलर यहाँ पर जो आपकी एंट्री जर्नल एंट्री जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा वो आती है नेम ऑफ द अकाउंट जो डेबिट होना है, नेम ऑफ द अकाउंट जो आपका क्रेडिट होना है और साथ में यहाँ पर नरेशन होता है, बीइंग करके जो नरेशन होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। लेजर फ़ोलियो कॉलम एक बनता है। इस ये कॉलम किस लिए होता है कि जो आप जब आप जो लेजर बनाते हैं तो जर्नल से जो आप पोस्टिंग करते हैं लेजर में, यानी कि जर्नल से जो आप एंट्री लेकर जाते हैं लेजर में, तो वहाँ पर किस पेज पर आपने करी है, उस पेज का नंबर यहाँ पर दिखाया जाता है। सेम ऐसे ही लेजर में भी आप अभी देखेंगे जब उसका फॉर्मेट, तो उसमें भी एक कॉलम बनता है, जहाँ पर जर्नल फ़ोलियो का कॉलम होता है, जेएफ लिखा रहता है, वहाँ पर ये आपको वो पेज का नंबर होता है, जिस पेज से आपने एंट्री वहाँ पर करी होती है। तो ईज़ी रहता है आपस में मैच करने में। फिर आ जाता है यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा और ये हो जाता है क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कर लिया जाता है, ये टोटल आपके हो जाते हैं।
दोनों साइड का इक्वल ही आता है, क्योंकि ये आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, दोनों साइड इक्वल आएगा। तो ये आपका फॉर्मेट हो जाता है जर्नल का। इस तरह से जर्नल तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ जर्नल की जर्नल के कार्य क्या होता है। अच्छा, जर्नल के दोष क्या हैं या उसके लाभ क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें वही आपकी सारी ही आ जाएंगी, तो उसमें अलग से पढ़ करके टाइम वेस्ट करने को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो है आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या उसके लाभ होते हैं। तो टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन की सभी लेन-देनों का कालानुक्रमिक एक तिथिवार रिकॉर्ड रखता है। ये भी उसका एक समझ लीजिए आप एडवांटेज या लाभ समझ सकते हैं। कार्य भी हो जाएगा और रखना उद्देश्य भी हो जाएगा। फिर आ जाता है टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये खाता बही की दोहरी प्रणाली का उपयोग करके प्रत्येक लेन-देन का डेबिट और क्रेडिट पहलुओं में विश्लेषण करना, ये भी हो जाता है जर्नल का एक कार्य। फिर आता है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर, खाता बही में खतौनी के लिए आधार प्रदान करना, कि अगर आप जर्नल नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए आगे जो हम लेजर तैयार करते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है लेजर बनाना। बिना आप एंट्रीज किए लेजर नहीं बना सकते। तो ये हो जाते हैं फंक्शंस ऑफ जर्नल। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि व्यापारिक छूट क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है। डायरेक्टली मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पर आपके रखे ही हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ें पढ़िए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज रेफर टू एज द डिस्काउंट दैट इज ऑफर्ड बाय अ सेलर टू द बायर ऑफ द प्रोडक्ट in the form of reduction in the price of the item. A trade discount is a definite amount that is deducted from the list price with the intention of encouraging and rewarding customer loyalty. It will appear on the invoice and will be deducted from the list price of the goods. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो क्रेता होता है, यानी कि जो परचेज़ कर रहा है और जो विक्रेता होता है, सेलर होता है, उससे जब सामान को खरीद रहा है, तो वहाँ पर उसमें टोटल अमाउंट में उसको जो कमी दी जा रही होती है, कीमत में जो कमी मिल रही होती है, वही उसकी व्यापारिक छूट कहलाती है। ये किस मूल्य पर दी जाती है? क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपका बनेगा, तो ये लिस्ट प्राइस पर दी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा, सूची मूल्य पर दी जाती है। ऐसा किस लिए किया जाता है? जिससे कि ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेने के लिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम जर्नल में नहीं दिखाते। अमाउंट जितना होगा उसको लेस करके दिखा दिया जाता है, लेकिन इसकी एंट्री नहीं की जाती जर्नल में, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो इसकी जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम जर्नल में नहीं दिखाते। अब नेक्स्ट आ जाता है कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम जर्नल में दिखाते हैं। मीनिंग ऑफ कैश डिस्काउंट, नकद छूट होती है, इसको जर्नल में दिखाया जाता है। क्या होती है ये और क्यों दी जाती है? A discount provided by the seller to the buyer on the invoice amount when payment is made within a specified period. A cash discount is the tactic used to encourage the buyer to pay for the product promptly, helping the business reduce or completing avoid credit risk. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कैश डिस्काउंट होता है ये उस तरह के बायर को दिया जाता है, यानी कि जो कस्टमर या बायर जो होता है वो रेगुलर होता है और बहुत ज़्यादा बल्क में या ऐसे ऑर्डर दे रहा होता है, तो उसको दिया जाता है। और मेनली इसका जो एम होता है वो तुरंत भुगतान करने के लिए प्रेरित करना होता है। प्रॉम्प्ट जो कैश है उसको पेमेंट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कैश में पेमेंट करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आता है कि आप यूपीआई से या इस तरह से अगर से पेमेंट तुरंत कर देते हैं तो आपको 5% का या 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो आपको तुरंत भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वो हो जाता है कैश डिस्काउंट और इसको हम जर्नल में दिखाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो जर्नल हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता, कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है। और एक चीज़ को और ध्यान दीजिएगा, जो टोटल अमाउंट होता है, जितना भी आपने सेल किया है टोटल अमाउंट जो उसका है, तो पहले हम डिडक्ट करते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट है, टीडी लिख देते हैं शॉर्ट में। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट निकल कर के आएगा, जो अमाउंट यहाँ पर निकल कर के आएगा उसमें से हम फिर कैश डिस्काउंट जो होता है हमारा उसको डिडक्ट करते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले डिडक्ट किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि कितनी जो नकद छूट मिलती है, तो अगर व्यापारिक छूट दे रखी है तो पहले उसको लेस करिएगा, उसके बाद आप कैश डिस्काउंट को लेस करिएगा, तभी आपका आंसर सही निकलेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि आपको ये भी आइडिया लगे कि एमसीक्यूज किस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं।
तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि क्वेश्चन वाइज़ किस तरह से पूछा जाए, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पेपर होने हैं। 40 क्वेश्चंस आपके जो आएँगे वो एमसीक्यूज़ रहेंगे। तो इसको बिल्कुल भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सिर्फ़ 15 ही क्वेश्चन हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं। 14 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं। अगर ये 40 क्वेश्चंस आपके पूरे 100% करेक्ट हो जाते हैं, तो आपके मार्क्स जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो कि मेरिट इसी के बेस पे बननी है, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पुस्तपालन क्या है? बुक कीपिंग इज़ डैश, एन आर्ट है, साइंस है, बोथ एन आर्ट एज़ वेल एज़ साइंस, नन ऑफ दीज़। तो पुस्तपालन क्या होता है? दोनों ही होता है। बहुत ही ईज़ी समझ के छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस आपने प्रीवियस से पेपर जो है देखा होगा, अगर मैंने जो है प्रोवाइड कराया भी है, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस भी कुछ पूछे गए हैं। तो उनको बिल्कुल ये ना सोचिए कि इतना ईज़ी नहीं आता, पेपर में आपके ईज़ी, टफ, मॉडरेट तीनों ही तरह से आता है पेपर। तो किसी भी चीज़ को आप लाइटली मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। बुक कीपिंग क्या है? कला और विज्ञान दोनों ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। डैश इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। खातों की पुस्तकों में डेटा की रिकॉर्डिंग, वित्तीय विवरण के रूप में सारांश तैयार करना, सूचना का संचार करना, सूचना का विश्लेषण और व्याख्या। तो यहाँ पर पहले भी मैं आप लोग को ये पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी मैंने जो है आपको ये बताया ही था कि लास्ट स्टेप की अगर बात करी जाएगी तो कौन सा रहेगा, कि रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशंस ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या रहेगा? सूचना का संचार, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जो भी उसके यूजर्स हैं उस इंफॉर्मेशन के उन तक उस इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाए, पहुंचा दिया जाए, वो लास्ट स्टेप होता है। तो कई का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जो खरीदी गई वस्तुओं या प्राप्त सेवाओं के लिए नकद मूल्य का भुगतान नहीं करती, उसे डैश कहा जाता है। द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डजंट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज्ड और द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड डैश। ऋणदाता, स्वामी, देनदार, इनमें से कोई। तो एक तरह की डेफिनेशन दे रखी है, अब किसके बारे में दे रखी है, ये क्वेश्चन है कि व्यक्ति, फर्म या संस्था, यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई फर्म है, इंस्टीट्यूशन है, जो पे नहीं कर रही, यानी कि कैश में पे नहीं कर रही है, कोई भी वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रही है, कोई सर्विस ले रही है, लेकिन कैश में पे नहीं कर रही है, तो एक संस्था के लिए वो क्या बन जाती है? उसे हम डेटर कहते हैं, देनदार कहते हैं। यानी कि आपने उधार बिक्री करी है और उसके पैसे आपको, या जो उसका अमाउंट है कैश, आपको रिसीव नहीं हुआ है कैश में, तो वो आपके लिए डेटर बन जाएगा। तो सही का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। और अगर आप किसी का नहीं करेंगे, आपने कोई माल परचेज़ किया है, कोई गुड्स हैं जो परचेज़ किए हैं, लेकिन उसको पेमेंट आपने कैश में नहीं किया है, तो आप क्या हैं? आप क्रेडिटर हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, आप क्या हो जाते हैं? आप लेनदार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, माप की एक सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग डैश को बढ़ावा देता है। यूज ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स डैश। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तुलनीयता, समझ, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस या फिर रेलेबिलिटी। तो माप की एक सामान्य इकाई, यानी कि आप मेजरमेंट की एक ही कॉमन यूनिट का यूज़ करते हैं, एक ही फॉर्मेट, सेम को फॉर्मेट का यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो किस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं? तो वो हो जाती है तुलनीयता। कंपेयर करना आपके लिए क्या होता है? ईज़ी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ कमाने के लिए मालिक द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई नकदी, माल या संपत्ति को डैश कहा जाता है। कैश, गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड डैश। प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे कि लाभ कमाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना तो है ही, मेन ऑब्जेक्टिव ही है। उसके लिए मालिक जो है, जो व्यवसाय का स्वामी है, व्यवसाय में, बिजनेस में अपने इन्वेस्ट क्या कर रहा है? कैश कर रहा है, गुड्स कर रहा है, किसी एसेट को इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम पूँजी कहते हैं। वो आपकी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। सबसे पहली एंट्री जो होती है कि जो जितने भी अमाउंट से बिज़नेस जो होता है वो स्टार्ट किया जाता है, तो कैपिटल जितनी भी होती है स्टार्टिंग में लगाई जाती है, वहाँ से एंट्री की ही शुरुआत होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं? विच क्वालिटेटिव characteristics of accounting information are reflected when accounting information is clearly presented? कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस या फिर reliability। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि जब जो अभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली प्रस्तुत की जा रही है, जिससे इसकी क्या है क्वालिटेटिव जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है समझ। अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है जब आप बहुत अच्छे से चीज़ों को क्वालिटेटिव से ढंग से उसके गुणों के बारे में बता करके दिखाएंगे, तो वो आपकी क्या होती है समझ को बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेनदेन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड डैश। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कई चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा है रिकॉर्ड भी करना है, क्लासीफाई भी करना है, समराइज भी। अब ये तीनों ही चीज़ें कहाँ-कहाँ पर की जाती हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने सारी वीडियोज़ देखी हैं और आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पर आप बहुत ही ईज़िली आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए, सभी स्टूडेंट जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि अकाउंटिंग होगा या बुक कीपिंग होगा या इसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यापारिक लेन-देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन? यहाँ कुछ आपके ट्रांज़ैक्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन-सा नहीं है बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। Bought furniture of rupees 10,000 for business, paid for salaries of employees rupees 5,000, paid son's fees from her personal account rupees 20,000, paid son's fees from the business rupees 2,000। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो दो तो क्लियर हो गए आपके, व्यापार के लिए बिजनेस जो फर्नीचर खरीदा है 10,000 का वो भी सही है, और कर्मचारियों को वेतन दिया है तो वो भी सही है। तो दो क्लियर होगा कि व्यापारिक लेन देन है ही आपकी। अब जो नेक्स्ट 2 दे रखे हैं सी और डी ऑप्शंस, इसमें क्या कह रहा है, एक में कह रहा है कि अपने निजी खाते से बेटे की फीस का भुगतान किया है, दूसरे में व्यवसाय से। जब बिज़नेस से उसने किया है तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी निकाल रहा है अमाउंट को, तो भी ड्राइंग्स के तौर पर तो दिखाया ही जाना है। तो इसलिए ये क्या रहेगा, ये आपका बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है। लेकिन ये वाला जो अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ भी वो करता है, तो वहाँ पर उसको हम नहीं दिखाएँगे, जो हमारे व्यापारिक लेन-देन है उसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यावसायिक लेन-देन को पुस्तकों के एक सेट में व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को क्या कहा जाता है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज़ कॉल्ड डैश। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो व्यावसायिक लेन-देन आपने किए हैं, उसकी पुस्तकों के एक सेट में व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस कला को क्या कहते हैं? बुक की बात नहीं की जा रही। बुक की बात की जाती तो हमारा आंसर लेजर होता। लेकिन यहाँ पर बुक की बात नहीं की जा रही, कहा जा रहा है कि उस आर्ट को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है? तो वो आपकी पुस्तक पालन होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, देखने में तो बहुत ईज़ी लग रहा है, लेकिन ये आपका एक ट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बुक हम रखते हैं वो लेजर होती, लेकिन यहाँ पर उस बुक के बारे में नहीं पूछा गया है, कला के बारे में पूछा गया है कि वो आर्ट क्या है। तो वो आर्ट जो होती है या वो जो प्रिंसिपल होता है जिस पे वो काम कर रही है, वो आपकी बुक कीपिंग होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन्स आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूज़ करेंगे और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर आंसर जो देते हैं वो लेजर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि आर्ट की बात की जा रही है, बुक की नहीं। अगर बुक पूछता तो आपका खाता बही आंसर हो जाता, लेजर आंसर होता। लेकिन यहाँ पर आर्ट पूछा है इसलिए बुक कीपिंग आंसर होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन्स आपके एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में कि खाता बही क्या होती है। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो मेरा चैनल है टेलीग्राम वाला, उससे जो है कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए वहाँ पर। आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं चैनल को। यहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएँगी और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी वहाँ पर मिल जाएँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।